हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोल दो या अपचयोपचयन अभिक्रियाएं बोल दो। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोल सकते हैं या अपचयोपचयन अभिक्रियाएं बोल सकते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स में दो शब्द हैं, एक तो है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। और OX का मतलब क्या है? OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसको कहते हैं ऑक्सीकरण या इसी को कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। उपचयन। और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, कभी भी ऑक्सीकरण अकेले नहीं होता है या कभी भी अपचयन अकेले नहीं होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए हम लोग अपचयोपचयन भी कह देते हैं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। हालांकि हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग कहते हैं किसी एक तत्व के सापेक्ष या किसी एक यौगिक के सापेक्ष हम लोग कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, या हम लोग कह देते हैं अपचयन हो रहा है, जबकि होते हैं दोनों साथ साथ। ठीक है, अब देखिए अपचयन क्या है और ऑक्सीकरण क्या है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है? देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको दोनों को हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तब हम ये कहेंगे ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीकरण अवस्था का घटना क्या है? अपचयन है। लेकिन हम लोग इससे पहले छोटी कक्षाओं में हम लोग सब पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो और भी कुछ चीज़ों को हम लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण आप कह रहे हैं, तो ऑक्सीजन की तरह और कोई तत्व है, अगर ज़्यादा विद्युत ऋणाय तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा, तो वो अगर जुड़ रहा है तो उसको भी आप ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन निकलना भी ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो हम कौन कौन से पद शामिल कर सकते हैं ऑक्सीकरण में, उसको परिभाषित करने के लिए वो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। इसके अलावा वैसे ब्रॉड स्केल पे देखें तो हम सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना क्या है? ऑक्सीकरण। सभी में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, लेकिन हम लोग फिर भी जो छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं उस हिसाब से हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें शामिल कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें निम्न पद सम्मिलित है भैया, इसमें निम्न पद शामिल है। कौन कौन से पद शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, आपने कहा ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ने को ऑक्सीकरण कह सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन O2 से कराई, क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। तो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण, किसी के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। हालांकि मैंने कहा कि अकेले ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, अकेले अपचयन भी नहीं होता है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो साथ में किसी का अपचयन भी हो रहा होगा, और यहाँ पर अपचयन हो रहा है ऑक्सीजन का बेसिकली। ये भी हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन कैसे हो रहा है। जब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीख लेंगे तो हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसान लगने लगेंगी। तो उससे पहले हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये हुआ ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन के निकलने को भी क्या कह सकते हैं?
हाइड्रोजन का निष्कासन जो है उसको भी क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। जैसे देखिए HCl है, इसकी रिएक्शन कराई आपने MnO2 के साथ, क्या बना MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। यहां से क्या हुआ, देखिए HCl के साथ कौन, HCl में क्लोरीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन अकेला है, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन कौन है, अकेला। इसको मैं एक बार यूं लिख देता हूँ 4HCl और 2H2। यहाँ HCl के साथ कौन, HCl में हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, और यहाँ क्लोरीन से कौन हट गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना। तीसरे स्टेप में ये बोल सकता हूँ ऑक्सीजन की तरह और कोई तत्व है ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व, तो उसका जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व जुड़ रहा है, SnCl2 है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, SnCl4 बन रहा है। तो यहाँ टिन के साथ 2 क्लोरीन ऑलरेडी थे, 2 क्लोरीन और जुड़ गए, 4 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। टिन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऐसे ही देखिए और क्या शामिल कर सकते हैं। चौथा, जैसे हाइड्रोजन का निकलना है, वैसे ही किसी धन विद्युतीय तत्व का निकलना। हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युतीय तत्व ही तो है, विद्युत ऋणता कम है। तो हाइड्रोजन की तरह और कोई तत्व अगर निकल रहा है हाइड्रोजन जैसा ही, तो उसका निकलना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। उसका निकलना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए ये है Hg2Cl2, गर्म किया HgCl2 प्लस Hg। यहाँ Hg2Cl2 में Hg कितने थे, 2, और HgCl2 में कितना रह गया, 1। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इस तत्व में इसमें से Hg का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। Hg का क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण। Hg2Cl2 में Hg कितने थे, 2, एक Hg निकल गया, तो Hg एक ही रह गया। इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व तो निकल गया, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और देखिए इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलने को भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होगा, ऑक्सीकरण का ही उदाहरण होगा। जैसे मान लीजिए ये है Na, इससे क्या बन गया, Na प्लस बन गया, यहाँ से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Na का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में ये पद हम शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हमें इसको सार के तौर पर अगर लिखें तो ये कह सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना। हालांकि सभी में बढ़ी रही है ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन हम इसके सार के तौर पर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये Fe+2 है, ये Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब आपको ऑक्सीकरण में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं वो हमेशा ही ऑक्सीकरण होती हैं। जैसे मान लीजिए आप दहन करा रहे हो, दहन, किसी भी पदार्थ का दहन करा रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ये हमेशा ही क्या होती हैं, ये हमेशा ऑक्सीकरण होती हैं, ऑक्सीकरण। दहन और लोहे पर जंग लगना दोनों हमेशा क्या होती हैं, ऑक्सीकरण होती हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं हैं। तो हमने ऑक्सीकरण में क्या क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण या तो ऑक्सीजन का जुड़ना कह सकते हो, जैसे Mg में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन का निकलना कह सकते हो, जैसे Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था अब निकल गया, या
अधिक विद्युत ऋणी तत्व, ऑक्सीजन की तरह के कोई भी तत्व जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जैसे SnCl2 के साथ Cl2 जुड़ गया, SnCl4 बन गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन की तरह का कोई तत्व निकल रहा है, जैसे Hg2Cl2 में 2 H जीते हुए 1 Hg निकल गया, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है या आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी क्या ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब बात करते हैं अपचयन की। किसकी? अपचयन की। देखिए अपचयन, अपचयन, अपचयन क्या होगा? इसमें निम्नलिखित पद शामिल है भाई, वही चीज लिखेंगे, इसमें भी क्या होगा? निम्न पद शामिल है। कौन कौन से? इनके विपरीत हो जाएंगे ऑक्सीकरण के। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसमें ऑक्सीजन जुड़ने को कह रहे थे, इसमें क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। सपोज हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसी के साथ भी, जैसे H2 + Cl2, ये रिएक्शन ले लेते हैं 2HCl। यहाँ क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, जैसे मान लीजिए ये लिया ZNO और इसकी रिएक्शन कराई कार्बन के साथ, बनेगा Zn + कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये हट गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपचयन। और देखिए हाइड्रोजन की तरह और कोई तत्व हो हाइड्रोजन जैसा ही, तो उसका जुड़ना भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरह और कोई तत्व, हाइड्रोजन जैसे तत्वों को क्या बोलेंगे? धन विद्युतीय तत्व, ये कह दो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ये भी क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? अपचयन। जैसे देखिए HgCl2, ये बना रहा है Hg2Cl2 + Cl2। यहाँ पर Hg कितना? 1 है, और यहाँ Hg कितने हैं? 2। तो इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व जुड़ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपचयन। फिर देखिए ऑक्सीजन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, इसका मतलब ऋण विद्युतीय तत्व अगर और कोई भी निकल रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। जैसे देखिए ये है FeCl3, इससे बन रहा है FeCl2 + Cl2। यहाँ आयरन, आयरन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अब यहाँ 2 ही क्लोरीन रह गए, इसका मतलब 1 क्लोरीन हट गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपचयन। और देखिए और अपचयन में कौन कौन से पद सम्मिलित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ने को भी अपचयन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जुड़ने को कैसे बोलेंगे? देखिए सपोज ये है हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, ये बनाया ऑक्साइड आयन। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? अपचयन। जिसको अंडरलाइन किया है मैंने उनका अपचयन हो रहा है। और लास्ट स्टेप, वैसे ही इन सभी का सार, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी को क्या कह देंगे? अपचयन। जैसे Mn है +7 से अगर +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आ रही है, तो उसको भी क्या कह सकते हैं? अपचयन। ये तो बात हुई ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। अब हम बात करते हैं कि दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया बनेगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कितनी तरह की होती है? उसमें कौन ऑक्सीकारक होता है,
कौन अपचायक होता है उसके बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पद सम्मिलित होंगे, दोनों साथ साथ होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरी इलेक्ट्रॉन लेने वाली हुई नहीं। इलेक्ट्रॉन जब भी दिया जाएगा इसका मतलब दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेगी, जो इलेक्ट्रॉन देगी उसका ऑक्सीकरण होगा और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसका क्या होगा, अपचयन होगा। इसका मतलब दोनों पद साथ साथ होते हैं और साथ साथ होंगे तो उन अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतर आणविक, अंतर आणविक, इंटरमोलिक्यूलर, अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अंतर आणविक, अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दो अलग अलग यौगिक होंगे, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, एक यौगिक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे यौगिक का क्या होगा, अपचयन। तो मैं ये कह दूं इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होगा, एक यौगिक का ऑक्सीकरण, एक यौगिक का ऑक्सीकरण और दूसरे का, दूसरे यौगिक का अपचयन, दूसरे यौगिक का अपचयन होगा। देखिए कैसे, SnCl2 plus FeCl3 gives SnCl4 plus FeCl2। ये रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, SnCl2 से SnCl4 बन रहा है। यहां दिख रहा होगा आपको कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ गया और अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऐसे ही यहां पे अधिक विद्युत ऋणी तत्व निकल गया और अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाएगा भाई, अपचयन। तो इसका तो हो रहा है अपचयन, इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दोनों पदार्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे, अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपने लिया सपोज KMnO4, क्या लिया, KMnO4, और इसकी रिएक्शन कराई आपने I2 के साथ, I- के साथ करा दी है ना, I- के साथ, और ये बदल रहा है Mn+2। यूँ लिख दूँ इसको मैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, MnO4 माइनस प्लस I- gives Mn+2 प्लस I2। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, जो MnO4 माइनस है ये तो Mn+2 में बदल रहा है। यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखेंगे, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +7 से 2 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा आयोडीन पर -1 आवेश है और यहाँ है 0, -1 से 0 में जब जाता है यानी बढ़ रही है ऑक्सीकरण अवस्था, और बढ़ने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक रेडॉक्स अभिक्रियाएं। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा प्रकार जो है रेडॉक्स अभिक्रियाओं का वो है अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि यौगिक के अंदर ही रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। एक पदार्थ एक ही होगा लेकिन तत्व दो अलग अलग होंगे, एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। तो मैं इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक ही यौगिक के, एक ही यौगिक के एक तत्व का ऑक्सीकरण, एक तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण,
तथा दूसरे तत्व का अपचयन होता है। एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होता है भाई। यौगिक एक ही रहेगा लेकिन एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा, अपचयन। देखिए कैसे, जैसे आप KClO3 को गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, इसको आप गर्म करेंगे तो ये बनाएगा KCl प्लस O2। क्या बनाएगा, KCl प्लस O2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालना सीखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ये क्लोरीन की यहाँ +5 है या -1 है, +5 से -1 में जाता है यानी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। इसका मतलब यहाँ इसका हो रहा है अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ 0 है, -2 से 0 में जाता है तो होता है ऑक्सीकरण। ये चीज़ें अभी हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीख लेंगे उसके बाद जब आप इसको बैक करके देखेंगे तो आप लोगों की ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, ये है अंतः आणविक रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम तीसरा प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं और वो है असमानुपातन या विषमानुपातन या विद्युतानुपातन। असमानुपातन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसी को विषमानुपातन भी बोलते हैं, विषमानुपातन, और इसी को विद्युतानुपातन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युतानुपातन। वैसे ज्यादातर असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन या विषमानुपातन में क्या होता है, पदार्थ भी एक ही होगा, तत्व भी एक ही होगा, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होगा और उसी का क्या होगा, अपचयन। एक ही तत्व का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और उसी का क्या होगा, अपचयन। एक ही तत्व का, जब अभिक्रिया के दौरान एक ही तत्व का ऑक्सीकरण तथा उसी तत्व का अपचयन हो तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आप कहते हैं असमानुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया। देखिए भैया उदाहरण देखिए, P4 है श्वेत फास्फोरस, इसकी जब हम लोग NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, यानी क्षारीय माध्यम में जब श्वेत फास्फोरस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में अभिक्रिया करके ये बनाता है PH3 प्लस NaH2PO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फास्फोरस है इसी का ऑक्सीकरण होता है, इसी का क्या होता है, अपचयन। फास्फोरस का ही तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और फास्फोरस का ही क्या हो रहा है, अपचयन। ये तो हो गया अपचयन और ये हो गया ऑक्सीकरण। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं ऐसी, जैसे Cu+ है कॉपर +1, जलीय विलयन में ये कॉपर +2 और कॉपर, इनमें असमानुपातन हो जाता है। इसका +1 से ज्यादा में चला जाता है +2 में, यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा, और कम में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। और देखिए उदाहरण H2O2 H2O प्लस O2, और देखिए Cl2, ये क्षारीय माध्यम में यानी वही NaOH या KOH से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Cl- प्लस ClO-। एक उत्पाद तो ये होता है, दूसरा उत्पाद होता है Cl2 जब OH- से क्रिया करता है तो Cl- प्लस ClO3-। ये दोनों रिएक्शन महत्वपूर्ण है। ये उत्पाद तो कब बनता है, जब आप ये जो क्षार लेते हैं ये ठंडा हो और तनु हो, और ये उत्पाद तब बनता है Cl- और ClO3- जब ये गर्म और सांद्र हो। तो इन दोनों ही केस में देखिए ये जो क्लोरीन है
इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी का तो अपचयन हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ ऑक्सीजन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये सभी रिएक्शन किसका उदाहरण है, असमानुपातन अभिक्रियाओं का उदाहरण है। और देखिए और भी कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे हम कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो कैनिजारो अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षार से कराते हैं, जैसे NaOH से कराते हैं, तो एक अणु का तो हो जाता है ऑक्सीकरण, इसके दो अणु रिएक्शन करते हैं, एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का क्या हो जाता है, अपचयन। जैसे ये हो गया HCOONA, ये तो इसका तो क्या हो गया, HCHO का ऑक्सीकरण हो गया, इसमें तो ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरे अणु का क्या हो जाता है, अपचयन, CH3OH, मेथेनॉल, इतने ही कार्बन का एल्कोहल, CH3OH, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, और एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है, अल्कोहल। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है, ये भी असमानुपातन अभिक्रिया है। और देखिए HNO2 है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये HNO3 और NO बनाता है, HNO3 प्लस NO बनाता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, असमानुपातन। यहाँ NO2 जो है, HNO2 जो है नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ +5 और +2, यानी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है, एक निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है। ये भी किसका उदाहरण है, असमानुपातन का उदाहरण है। और देखिए H3PO2, दुनिया भर की अभिक्रियाएं हैं। H3PO3 लेते हैं, H3PO3 ये बनाता है H3PO4 और PH3, तो ये भी किस तरह की अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं, इन सब में क्या हो रहा है, एक ही तत्व का, जैसे इसमें सिर्फ फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण हो रहा है, फॉस्फोरस का अपचयन, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, इन दोनों में क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के एक ही मॉलिक्यूल का और उसमें भी कार्बन का, ये कह दूं, उसका ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन। या नाइट्रोजन का ही ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन का अपचयन, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण और फॉस्फोरस का ही अपचयन। कुल मिला के बात यह है कि असमानुपातन अभिक्रियाओं में क्या होता है, पदार्थ एक ही होता है, तत्व भी एक ही होता है, उसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी तत्व का क्या होता है, अपचयन। ये बात हुई रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार की। अब हम बात करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक होगा और कौन सा अपचायक होगा। देखिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक व अपचायक, ऑक्सीकारक व अपचायक। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक होगा और कौन सा अपचायक होगा। तो जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, FeCl3, इसकी रिएक्शन कराई SnCl2 के साथ, बनेगा FeCl2 प्लस SnCl4, बैलेंस कर लेंगे 2FeCl3 2FeCl2, ये रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो FeCl3 है, यहाँ आयरन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ आयरन के साथ 2 क्लोरीन है, यानी क्लोरीन यहाँ से हट गया और हटने का मतलब क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। क्या हुआ, अपचयन। ऐसे ही जो दूसरा पदार्थ है, दूसरे पदार्थ का क्या हुआ है, यहाँ Sn के साथ 2 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन है, इसका मतलब क्लोरीन जुड़ गया, और जुड़ने का अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है उसने क्या किया है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, किसका हुआ है, SnCl2 का। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है उसने दूसरे पदार्थ का, दूसरा पदार्थ कौन है, FeCl3, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है उसने दूसरे पदार्थ को अपचयित कर दिया, और जो अपचयित करेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक। जो अपचयित करेगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक। तो मैं ये कह सकता हूं वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं ऑक्सीकृत होता है, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, स्वयं ऑक्सीकृत होता है, खुद का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, और अपचयन करेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं ऑक्सीकृत होता है
अपचायक कहलाता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, जो अभिक्रिया के दौरान वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं क्या होता है, अपचयित होता है, अपचयित। तो जो अपचयित होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान स्वयं ऑक्सीकृत होता है, अपचायक कहलाता है, और जो स्वयं अपचयित होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये तो बात हुई ऑक्सीकारक अपचायक होते क्या है। अब कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक होंगे और कौन से अपचायक होंगे, देखिए। ऑक्सीकारक कौन होंगे, ऑक्सीकारक वो पदार्थ होगा जो किसी का आसानी से ऑक्सीकरण कर सकता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हो, और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर का मतलब क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणी हो। तो ऑक्सीकारक पहली बात तो यह है, वे अणु जिनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हो, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हो, ऐसे अणु जिनमें ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु हो, जैसे फॉर एग्जांपल O2 ले सकते हैं, ओजोन ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं। इस तरह के अणु जिनमें कैसे परमाणु हो, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु हो। या फिर कौन होगा, वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत हो। इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत जिसको उसको होती है जो काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग चुका हो, और काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उच्च होगी। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उच्च। तो मैं ऐसे कह दूं कि अणु जिनमें कोई तत्व, या मैं कह दूं केंद्रीय परमाणु जो बीच में बंध बना रहा है, जो अन्य परमाणुओं से बंध बना रहा है, केंद्रीय परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो, उच्च हो। तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो, उच्च हो। ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो, उच्च हो। जैसे आप ले सकते हैं KMnO4, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +7, K2Cr2O7, K2Cr2O7, है ना। इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं। KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है। HNO3 है ना, HNO3 है, ले सकते हैं HNO3 भी, HNO3 ले सकते हैं। इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है कुछ ऑक्साइड, जैसे हालांकि बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर CrO5 है ना, CrO5 इस तरह के ऑक्साइड, SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड है ये भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकारक का काम कर सकते हैं। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही देख के पहचान सकते हैं। जिसको इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत होगी वो क्या करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, अपचायक कौन होगा, अपचायक का काम कौन कर सकता है। अपचायक का काम वो करेगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। और आपको पता है आवर्त में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागते हैं, क्षार धातुएं, और उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूं, क्षार धातुएं। फर्स्ट ए को आप क्षार धातु कहते हैं, फर्स्ट ए के तत्व क्षार धातुएं, और सेकंड ए वालों को आप क्या कह सकते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातु। और कौन हो सकता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग सकता है, तो इसके अलावा हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन त्यागना ही जरूरी नहीं है, जो हाइड्रोजन जोड़ दे वो भी क्या कहलाएगा, अपचय, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन। इसके अलावा धातुओं के हाइड्राइड,
धात्विक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये तो आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस तरह के हाइड्राइड्स जो हैं वो भी किसका काम करते हैं? अपचायक का काम करते हैं। फिर देखिए और कौन हो सकता है? और हो सकता है अणु जिनमें तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो। अणु जिनमें तत्व कैसा हो? तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में। ऐसे अणु जिनमें तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हो, जैसे Hg2Cl2, Hg2Cl2, FeCl2, SnCl2। ये सब क्या करेंगे? ये सब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है इनमें तत्व, तो ये सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? अपचायकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो अपचायक खास तौर पर यही होंगे, इनके अलावा भी हो सकते हैं उदाहरण, लेकिन आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो मैं वो भी लिख देता हूं। कुछ यौगिक ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह, दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, और वो कौन से होंगे? यानी जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम भी हो सकती है और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ भी सकती है, वो दोनों। तो दोनों तरह के व्यवहार करने वाले देखिए, एक तो मैं ले सकता हूं HNO2, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। HNO2 है, H2O2 है, SO2 है ना। इस तरह के जो यौगिक होंगे उनमें क्या होगा? ऑक्सीकरण अवस्था घट भी सकती है और ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ भी सकती है। तो ये दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक की तरह। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा पदार्थ अच्छा ऑक्सीकारक होता है, कौन सा अच्छा अपचायक होता है। तो एक बेसिक आप आइडिया बना सकते हैं कि ऑक्सीकारक कौन अच्छा होगा? जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ज्यादातर किसको होती है? जो या तो ज्यादा विद्युत ऋणी हो या फिर ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो। और अपचायक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन त्यागता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से वो त्यागता है जो या तो कम आयनन एंथैल्पी वाला हो। अब कम आयनन एंथैल्पी से क्या मतलब है? जिनसे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। तो आवर्त सारणी में कम आयनन एंथैल्पी वाले कौन से होते हैं? लेफ्ट साइड में जो आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए के धातु है ना, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। इसके अलावा हाइड्रोजन के हैलाइड्स हैं, धात्विक हाइड्रोजन हैलाइड्स HiHbr HCl, धात्विक हाइड्राइड हो सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड वगैरह। ये जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है इसको आप हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिथ। और बायो में आप इसको सिस्टोलिथ के नाम से बरगद की पत्तियों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह आप विशेष ध्यान रखें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो ऑर्गेनिक में काम आते हैं, तो ऑर्गेनिक में आप लोगों को उनको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे अणु जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था निम्न हो वो भी अपचायक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है और ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण कैसे करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।